जमात इस्लामी हिंद ने अपने 75 साल मुकम्मल कर लिए हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अभी वो अवामी जमात नहीं बन सकी है, अवामी संगठन नहीं बन सकी। इसकी क्या वजह आप देखते हैं? जमात इस्लामी हिंद का क़याम 16 अप्रैल 1948 में उस वक्त अमल में आया जब मुल्क आज़ाद हुआ और मुल्क तक़सीम भी हुआ और मुल्क में फ़िरका वाराना मुनाफ़रत और फ़सादात का एक माहौल था। उन हालात से गुज़रते हुए और इस मरहले तक पहुंचना, हम समझते हैं कि ये एक बड़े अचीवमेंट है। इस पर हम अल्लाह का भी शुक्र अदा करते हैं कि उन हालात में जब लोगों में ये अंदेशा था, जब लोग ये डर रहे थे कि अब इस मुल्क में इस्लामी पहचान के साथ मुसलमान रह सकता है कि नहीं, इस मुल्क में हम इस्लाम के नुमाइंदा की हैसियत में इस मुल्क में अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं या नहीं, इस पर जब सवाल पैदा हो रहे थे, उस वक्त से लेकर अब तक जमात इस्लामी हिंद ने इस बात पर शुरू के दिनों में, शुरू की 2-3 दहाइयाँ हमारी इस काम में ज़्यादा मसरूफ़ हम रहे कि इस मुल्क में मुसलमानों के कदम जमाए जाएं और उनको समझाया जाए कि ये मुल्क आपका है, इस मुल्क में ही आपको रहना है और इसी मुल्क को में रहते हुए यहाँ के हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करना है और इस मुल्क में एक मुसलमान की हैसियत में रहना है, इस्लाम की नुमाइंदे की हैसियत में रहना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पहलू से हम समझ सकते हैं कि आज 75 सालों में इतने सख्त हालात के बावजूद भी जमात इस पहलू से अपने आप को हम कामयाब समझते हैं कि हमने मुसलमानों में ये एहसास पैदा करने में, और जमातों ने भी काम किया, लेकिन जमात इस्लामी हिंद भी ये समझती है कि हम एक अहम काम हम अल्लाह की मदद से और लोगों के ताउन से कर सकें। दूसरा एक बड़ा अहम अचीवमेंट जिसको हम कह सकते हैं वो ये कि ये मुल्क इतना बड़ा मुल्क है, इस मुल्क में इतनी ज़बानें बोली जाती हैं, पढ़ी जाती हैं और इस मुल्क में इतने सारे कल्चर हैं, तो हम ये समझते हैं कि इस्लाम के पैगाम और संदेश को लोगों को उनकी ज़बान और भाषा में पहुंचाने का चैलेंज एक बहुत बड़ा चैलेंज था और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह सकते हैं कि आज 17 भाषाओं में, 17 ज़बानों में कुरान और हदीस और इस्लाम का जो लिटरेचर है वो हमारे पब्लिशिंग हाउसेस के ज़रिए से लोगों तक पहुंच रहा है। ये अलग बात है कि अब उसको लोगों तक पहुंचाने की और ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। तीसरी बात यह कि इन हालात में जब मुनाफरत, नफ़रत और आप डर और खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही हो, ऐसे माहौल में जमात इस्लामी हिंद ने बिरादरान वतन के साथ, गैर मुस्लिम भाइयों के साथ, दूसरे मज़हब के लोगों के साथ बार बार उनके साथ इंटरेक्शन और उनके साथ डायलॉग का माहौल पैदा किया, बल्कि कई चीज़ों में साथ मिलकर काम करने का, एक कम्युनल हार्मनी का माहौल पैदा करने की कोशिश की। तो इन तमाम मुस्लिम भाइयों के साथ आप बात कर रहे हैं कि उनके साथ कम्युनल हार्मनी की बात की गई। इमरजेंसी के दौरान जमात इस्लामी और आरएसएस के लोग एक साथ जेल में रहे और उस वक्त आप जमात इस्लामी ने उनको उर्दू ज़बान सिखाने का काम किया। अब कैसे रिश्ते हैं आरएसएस के साथ और आरएसएस से आपकी दूरी क्यों नज़र आ रही है? देखिए, हमारे लिए कोई तंजीम ख़ास नहीं है और वो एक हालात थे कि मुल्क में 1975 में एक डिक्टेटरशिप लाने की कोशिश की गई और उसके नतीजे में बहुत सी जमातों को, पार्टियों को बैन किया गया, जेलों में डाला गया और ये इत्तफ़ाक़ था कि वहाँ पर जमात इस्लामी के लोग दूसरी तंजीमों और जमातों के साथ वहाँ 19 महीने जेलों में रहे। तो वहाँ भी हमने अपनी जो ज़िम्मेदारी थी, जो एक दूसरे को हम दे सकते थे, जो एक दूसरे को सिखा सकते थे, जो एक दूसरे की बातें हम जान सकते थे, उन्होंने भी हमको जानने की कोशिश की, हमने भी उनको जाना। तो वो एक मजबूरी में जो हालात पैदा हुए थे उसका भी हमने फ़ायदा उठाया, वहाँ भी अपनी ज़िम्मेदारी अदा की। हम किसी से दूरी या नज़दीकी का मामला नहीं है, हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि इस मुल्क का हर शहरी, इस मुल्क का हर नागरिक जो है उस तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए और हम चाहते हैं कि ये मुल्क जो है उन वैल्यूज़ पर क़ायम रहना चाहिए जिन वैल्यूज़ पर इस मुल्क को बनाया गया है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं और उसका एहतराम सबको करना चाहिए। तो जो लोग हमारे नज़रिए से अलग नज़रिया रखते हैं या जो नफ़रत फैला रहे हैं या जो इस मुल्क को एक ख़ास तरह का मुल्क बनाना चाहते हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होनी चाहिए और उनको भी हम ये बात समझा सकते हैं और समझाने की कोशिश भी हम कर रहे हैं जहाँ भी मौका मिलता
ملتا ہے کہ یہ ملک جو ہے اگر مضبوط رہ سکتا ہے تو انہی بنیادوں پر رہ سکتا ہے جہاں ایک کنسٹیٹیوشن میں جو سب کے لیے جو گنجائش پیدا کی گئی ہے اور سب کو جو برابری کا درجہ دیا گیا ہے، ان ویلیوز کو جب تک آپ مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے تب تک یہ ملک ہم آگے نہیں لے جا سکتے۔ دیش کے وکاس یا ملک کی تعمیر کے لیے جماعت اسلامی ہند RSS کے ساتھ بیٹھ کر بات کر سکتی ہے یا کام کرنے کا کوئی منصوبہ ہے؟ دیکھیے، صرف ایک تنظیم ہمارے لیے کوئی خاص نہیں ہے۔ دوسری بات، جس تنظیم کا آپ نام لے رہے ہیں، اس ملک میں اتنا بڑا یہ ملک ہے اور وہ سارے ملک کی نمائندگی نہیں کرتی، اور اس ملک میں دلت بھی ہیں، اس ملک میں آدیواسی بھی ہیں، اس ملک میں مذہب کے ماننے والے لوگ بھی ہیں جو اس تنظیم سے اتفاق نہیں رکھتے لیکن مذہبی لوگ ہیں، اس ملک میں وہ لوگ بھی ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، مذہب کو نہیں مانتے۔ تو ہمارا تعلق تو سب سے ہوگا اور سب سے ہم بات کریں گے، اور سب کے ساتھ جو بھی کنسٹرکٹیو چیز اگر ہم کرنے کی پوزیشن میں کہیں ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہماری بات چیت کے بارے میں ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے ہم فلاں سے بات نہیں کریں گے، لیکن یہ کہ ہمارا جو اسٹینڈ ہے وہ اسٹینڈ ہمارا ظاہر ہے کہ اس ملک میں نفرت کا ایجنڈا نہیں چل سکتا، اس ملک میں آپس میں سماج کو بانٹنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ اس ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ بات ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں اور ابھی بھی کہتے رہیں گے، اور جہاں بھی موقع ملے گا یہ بات سمجھانے کا، جس کو بھی سمجھانے کا، اس کو ہم سمجھائیں گے بھی۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ انجینئر محمد سلیم صاحب تھے جو جماعت اسلامی ہند کے نائب امیر ہیں۔ میں نثار احمد، بھارت ایکسپریس، نوئیڈا۔